चलो, today we discuss about fundamental unit of charge. Fundamental unit of charge. फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है ना। मुझे ये बताओ, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर 96,500 कूलम हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराएंगे तो कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा बताओ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वेरी गुड। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन इज लिबरेटेड बाय 96,500 कूलम ना। यस सर। यस, ओके। डॉट्स कनेक्ट करते चलना, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन इज liberated by 96,500 कूलम, isn't it? अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन लिबरेट हो रहा है 96,500 कूलम से, इसका मतलब कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन का चार्ज भी 96,500 कूलम के इक्वल होगा ना। यस सर। यस सर। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन का लिबरेशन हो रहा है 96,500 कूलम ऑफ चार्ज सप्लाई करने पे, इसका सिंपल सा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होता है ना। यस, तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन लिबरेट हो रहा है 96,500 कूलम ऑफ चार्ज सप्लाई करने से, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन का भी चार्ज कितने के बराबर होना चाहिए? 96,500 कूलम के बराबर होना चाहिए, isn't it? Yes sir. Yes sir. It means charge carried by 1 gram equivalent of iron. It means what? It means charge carried by 1 gram equivalent of iron. 1 gram equivalent of iron is equal to how much? 96,500 coulomb or 1 Faraday. Are you getting this? 1 gram equivalent iron के पास कितना चार्ज होना चाहिए? 96,500 कूलम या फिर 1 फैराडे के बराबर ना। Yes. प्रॉब्लम? ओके। अब मान लो उस आयन की वैलेंसी n है। अगर मान लो उस आयन की वैलेंसी बोलो क्या है? n है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब कितना मास ऑफ आयन बोलो? 1 gram equivalent of iron है, तो what is the mass of the iron? That is equal to its equivalent mass. और equivalent mass क्या हो जाएगा? Atomic mass upon valency हो जाएगा ना? Yes sir. Equivalent mass upon क्या हो जाएगा? Valency हो जाएगा। तो अगर आयन की वैलेंसी कितनी है? अगर आयन की वैलेंसी suppose n है, if the valency of the iron is n, are you getting this? Okay, यहाँ पर ऐसे करते हैं कि let the valency of the iron is n. Are you getting this? इसका मतलब कि atomic weight upon n ग्राम ऑफ आयन के लिबरेशन के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए? 96,500 कूलम या फिर 1 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए ना। अगर आयन की वैलेंसी कितनी है बोलो? n है, बराबर। तो उस आयन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? आयन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? एटॉमिक मास Atomic weight upon valency. तो इतना ग्राम ऑफ आयन के लिए, इतना ग्राम ऑफ आयन के लिए हमें 96,500 कूलम की जरूरत पड़ेगी ना। Yes sir. इतना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराने से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन का लिबरेशन होता था। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट 1 के बराबर। इसका मतलब कि वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर। और इक्विवेलेंट वेट क्या है? एटॉमिक वेट अपॉन n है ना। Yes sir. तो एटॉमिक वेट अपॉन n ग्राम ऑफ आयन का चार्ज कितना है बोलो? 96,500 कूलम, राइट। तो एटॉमिक वेट के बराबर अगर आयन है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? n into 96,500 कूलम या फिर n फैराडे हो जाएगा ना।
Yes, sir. और एटॉमिक वेट के बराबर के मास का आयन का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ आयन। Yes, sir. एटॉमिक वेट 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल One ऑफ One mole. राइट ना। 63.5 Yes, sir. ग्राम ऑफ कॉपर आयन, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ One कॉपर mole of आयन, copper. है ना। तो एटॉमिक वेट के बराबर के मास का आयन मतलब क्या हो गया? 1 मोल ऑफ आयन, है ना। तो 1 मोल आयन का चार्ज कितना होगा बोलो? इट विल बी n into f। nf F. फैराडे हो जाएगा या फिर n into 96,500 कूलम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? एटॉमिक वेट अपॉन n का चार्ज है 96,500 कूलम। तो एटॉमिक वेट के बराबर के मास के आयन का चार्ज कितना होगा? n into 96,500 कूलम। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ? कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ आयन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ आयन कितना हो जाएगा? n into 96,500 कूलम या फिर n फैराडे हो जाएगा। हो जाएगा ना? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. यस। No, sir. 1 मोल आयन का चार्ज कितना हो गया? 1 मोल आयन का चार्ज कितना हो गया बताओ? n फैराडे या फिर n into 96,500 कूलम हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ओके। Yes, sir. तो कैन यू टेल मी चार्ज ऑफ 1 आयन कितना होगा? एक आयन का चार्ज कितना होगा बताओ? इट इज n into 96,500 अपॉन 6.022 into 10 raised to 10 the to the power power 23 ना? 23. Yes, 1 sir. mole of iron का मतलब how much iron? 6.022 into 10 raised to the power 23. तो 6.022 into 10 raised to the power 23 आयन का चार्ज n into 96,500 कूलम या फिर n फैराडे है। तो 1 आयन का चार्ज क्या होगा? n into 96,500 upon 6.022 into 10 raised to the power 23 ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, अगर हमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, अगर हमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए ना? Yes. अगर फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज 1 यूनिट का चार्ज कैलकुलेट करना, 1 यूनिट पॉजिटिव हो या 1 यूनिट नेगेटिव हो, अगर हमें 1 यूनिट का चार्ज कैलकुलेट करना है तो आयन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? +1 होना चाहिए ना? यस या -1 Yes, sir. होना चाहिए? मतलब n कितना होना चाहिए? One. 1 होना चाहिए। तो फॉर फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज n कितना हो जाएगा बताओ? 1 हो जाएगा। आर यू 1. गेटिंग दिस? Yes, sir. प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर जो आयन के ऊपर चार्ज होगा, फिर तो चार्ज ऑन आयन होगा, वो क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं n की वैल्यू 1 कर दूं तो चार्ज ऑन आयन विल बी इक्वल टू व्हाट? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। Charge. आर यू गेटिंग दिस? तो Yes, if sir. n is equal to 1, charge on ion, charge on बोलो ion, charge on ion is, charge on ion is fundamental unit of charge. Charge on ion is fundamental unit of charge. Fundamental unit of charge को क्या बोलते हो? E बोलते हो ना? Yes, sir. यस। तो अगर n 1 हो जाए, है ना, तो चार्ज ऑन आयन विल बी इक्वल टू व्हाट? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। Charge. अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. चलो Yeah, ये no, सब कुछ लिख लिया आपने? शुड आई रब इट? Yes, sir. Yes, देखो Yes, sir. एक एक डॉट्स मिलाते हुए चलना है। हम लोगों ने फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से सीखा कि अगर 96,500 कूलम ऑफ चार्ज हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन का लिबरेशन होगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब कि चार्ज कैरीड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन शुड बी हाउ मच? 96,500 कूलम और 1 फैराडे। अंडरस्टूड? अगर आयन की वैलेंसी कितनी है? n है,
तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, एटॉमिक मास अपॉन n हो जाएगा। N. तो इतने ग्राम ऑफ आयन का चार्ज भी 96,500 कूलम या 1 फैराडे होना चाहिए। तो अगर मैं मास एटॉमिक मास के बराबर लूं, अगर आयन का मास एटॉमिक मास के बराबर लिया, तो हमने 1 मोल ऑफ आयन लिया ना, तो 1 मोल आयन का चार्ज क्या होगा, n इंटू 96,500 कूलम हो जाएगा, राइट ना। तो 1 मोल आयन का चार्ज इतना आया, तो 1 आयन का चार्ज क्या होगा, 1 मोल आयन का चार्ज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होगा ना। Yes, sir. यस, अगर हमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज निकालना है ना, तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 One. रखनी पड़ेगी। तो if n is equal to 1, then charge of an ion, then charge on an ion, है ना, is what, the fundamental unit of charge। Charge. आई बात समझ? Yes, sir. तो Yes, अब sir. यहाँ पर से इस चीज को हम लोग समझते हैं और आगे। तो चार्ज ऑन एन आयन विल बी इक्वल टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर से हमें क्या मिलेगा, E, n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये कितना मिला बताओ, 96500 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, ये मिला ना। Yes, sir. Yes, and this is equal to how much, 1.6 into 10 raised to the minus power 19 coulomb। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, 1.6 into 10 raised to the minus power 19 coulomb भी है ना। आई बात समझ? Yes. Yes. नो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज E इज इक्वल टू क्या हो गया, 96,500 कूलम हो गया। अच्छा, ये 1.6 into 10 raised to the minus power 19 कूलम हो गया। अब अगेन यहाँ पर से फिर से समझो, यहाँ पर से देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज E इज इक्वल टू क्या मिला हमें, E इज इक्वल टू F अपॉन 6.022 into 10 raised to the power 23 मिलेगा ना। Yes, sir. फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, E। कब, जब n इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो One. जाए। तो E इज इक्वल टू F अपॉन 6.022 into 10 raised to the power 23 मिला ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 into E हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. इसका मतलब कि 1 फैराडे क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। Yes, sir. इसका मतलब 1 फैराडे इज द चार्ज ऑफ व्हाट, 1 मोल ऑफ Electron. Electron. इलेक्ट्रॉन का चार्ज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है ना, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसिडरेशन में मत लो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है ना। Yes, sir. तो 1 फैराडे चार्ज किसके इक्वल हो गया, 1 फैराडे चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ। 1 mole electron. ये बात आई समझ? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर से देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें डायरेक्ट मदद मिल सकती है। हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखा और देखा कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। जितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर इतना फैराडे चार्ज की जरूरत है अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? हमने ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखा और उसमें देखा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि उतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डिपोजिशन के लिए जो उस रिएक्शन में है, हमें कितना फैराडे चार्ज की जरूरत है, 1 फैराडे। 1 farad. Because charge of 1 mole of electron is how much? 1 farad. आई बात समझ? Yes, sir. Any problem in understanding? No. No, sir. So charge of 1 mole of electron is 1 फैराडे। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं कि thus charge of 1 mole of electron is 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, 1 फैराडे। ये कैसे आया समझा ना आपको? Yes, sir. ये कैसे आया समझा ना? आपने पहले क्या कैलकुलेट किया कि 1 मोल आयन का चार्ज क्या होगा, यही कैलकुलेट किया था ना। तो 1 मोल आयन का चार्ज क्या मिला था, NF अपॉन 6.022 into 10 raised to the power
बोलो 1 मोल आयन का चार्ज NF मिला था, तो 1 आयन का चार्ज क्या मिला था? NF अपॉन एवोगैड्रो नंबर मिला था, तो 1 आयन का चार्ज। अब आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज चाहिए, तो n की वैल्यू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। यस, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज E है और n की जगह 1 हो गया, तो दिस इज फैराडे अपॉन 6.022 into 10 raised to the power 23 हो गया ना। तो 1 फैराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। तो 1 फैराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 1 फैराडे चार्ज अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का लिबरेशन होगा। अंडरस्टूड? चलो, अब कई बार क्वेश्चंस ना हमें डायरेक्टली चार्ज या फिर करंट और टाइम के टर्म्स में ना देके, राइट ना, कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, है ना, या फिर पावर जैसे टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? आर यू गेटिंग दिस? हमें डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराया जा रहा है, या फिर हमें ये भी नहीं दिया जाए कि कितना अमाउंट ऑफ करंट कितने टाइम के लिए पास कराया जाए। हमें दिया जाए कि ओके इतने पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, या फिर टोटल पावर का कंजम्पशन क्या हो रहा है, तो वहां पर से हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे, वहां पर से हम लोग करंट और टाइम कैसे निकालेंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन को फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ थोड़ा सा मर्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे वोल्ट का, राइट? वोल्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। वोल्ट क्या है बताओ? वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यस, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से डिफाइन करते हैं, बराबर ना? Yes, sir. तो चलो लिखो वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। Volt is the unit of potential difference, and it is defined as, tell me, potential energy per unit charge. Volt is the unit of potential difference, and it is defined as, tell me, Potential energy per unit charge. तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये जो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली स्टोर हो रही है, ये किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना? Yes, sir. इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर मैं 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करूं, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी कितना? 1 जूल, और पर यूनिट चार्ज है तो कितना हो जाएगा? 1 कूलम हो जाएगा ना। तो इट विल बी व्हाट? 1 जूल अपॉन क्या हो जाएगा? 1 कूलम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये बात आई समझ? और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज स्टोर्ड इन विच एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज ना? Yes, sir. Yes. ये जो एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, राइट ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें क्या मिलेगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मिल जाएगा ना? यस Yes, sir. यस। तो दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या हो जाएगा? Charge. चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तुम्हें ऐसे ही दे दिया गया कि इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू तुम्हें दी गई रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, तो यू कैन कैलकुलेट चार्ज ना? Yes, sir. तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम दे दिया गया,
राइट ना, और पूछा गया कि इलेक्ट्रोड्स पे कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट व्हाट, चार्ज। चार्ज को आप 96,500 कूलम से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट, फैराडे। हाउ मच फैराडे ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना? यस सर। और 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितना भी फैराडे आ रहा है, सपोज x फैराडे आया, तो वो x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस के डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? यस सर। यस Yes, sir. तो तुम वहां से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड कैलकुलेट कर लोगे ना? यस सर। आई बात समझ? Yes, sir. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ देखो और क्या चीजें आ सकती है। तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया, और ये चार्ज क्या हो गया, Q हो गया ना? ओके, यहाँ पर Q को क्या लिख सकते हैं, बोलो? IT लिख सकते हैं। अच्छा, और V इंटू आई क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट क्या होता है, पावर। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट क्या होता है, बताओ? पावर। तो दिस इज क्या हो जाएगा, बताओ? दिस इज पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर इंटू क्या हो जाएगा, बताओ? टाइम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि इतना पावर कंज्यूम हो रहा है इतने टाइम के लिए। आर यू गेटिंग दिस? अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड फॉर अ सर्टेन टाइम तुम्हें दिया हुआ होगा, तो वहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज, और फिर उसके बाद आगे का काम कर सकते हो ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मर्ज किया जा सकता है इस पार्ट को, किसके साथ, फिजिक्स वाले पार्ट के साथ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था उसके साथ। ये समझा आपको? यस सर। यस सर। डू दिस, लिख लो सब कुछ। डन सर। डन? Yes, sir. यस सर। चलो अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशंस देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से, जिससे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशंस, सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन, some important mathematical relation। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या सीखा आपने? फैराडेज लॉ क्या सीखा, बताओ? W is directly proportional to what, ZQ था ना? यस सर। Yes, sir. W is equal to क्या था, ZQ था, और W is equal to क्या, Z को क्या लिखा था, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500, है ना, इनटू Q लिखा था, बराबर ना? Yes, sir. यही लिखा था ना आपने? यस। अच्छा, Yes. अब यहाँ पर से देखो, क्या मैं इसको Q अपॉन 96500 भी लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, Q अपॉन 96500 इंटू E लिख सकता हूँ ना मैं? यस सर। Yes, sir. तो Q अपॉन 96500 क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना? Yes, 96,500 coulomb is the charge. 96,500 coulomb is equal to 1 Faraday, right? Yes or Yes, no? sir. And 1 Yes, Faraday sir. is the charge of 1 mole of electron. 1 Faraday is the charge of 96,500 coulomb is equal to 1 Faraday, and 1 Faraday is the charge of 1 mole of electron. So Q upon 96,500, this is giving you number of moles of electron ना? यस सर। ये समझा या नहीं समझा? Yes, Yes, sir. sir. ये समझा रहा हूँ कि 96,500 कूलम 1 फैराडे के बराबर है, and 1 फैराडे is the charge of, बोलो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electrons. तो 96,000 मतलब मैं किसी भी चार्ज को 96,500 कूलम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फैराडे मिलेगा ना?
Yes, sir. और जितना फेराडे होगा उतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना? Yes, sir. Are you Yes, getting this? sir. Yes, तो Q upon 96500 is what? Is the mole of electron. और E क्या हो गया? Equivalent mass. तो Mass. यहाँ पर से हम लोग weight directly कैसे निकाल सकते हैं? Tell me. Weight is equal to mole of electron. Mole of electron हो जाएगा ना? Weight is equal to what? Number of moles of electron. Weight is equal to number of moles of electron multiplied by, tell me, equivalent Equivalent mass. mass. हो सकता है ना? Weight of the substance deposited is equal to what? Number of moles of electron multiplied by its equivalent mass. ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Any problem in understanding? No, No, sir. No, sir. तो लिख लो फिर. Do this. Done? Yes, sir. चलो. So weight is equal to number of moles of electron multiplied by equivalent mass. ठीक है? चलो यहाँ पर फिर से हम लोग यूज करते हैं उस इक्वेशन का. W is equal to क्या सीखा था हम लोगों ने बताओ? ZQ. ZQ और Z क्या था? E upon 96500 into क्या था? Q था. राइट ना? Z क्या था? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 कूलम भी था ना? यस? अच्छा, Yes, अब यहाँ sir. पे बताओ. E क्या है हमारा? इक्विवेलेंट मास है. E क्या है बोलो? Equivalent mass. इक्विवेलेंट मास है. और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा? मोलर मास अपॉन मोलर N मास ऑफ factor. द सब्सटेंस अपॉन n फैक्टर. और n फैक्टर क्या हो सकता है? n फैक्टर क्या हो सकता है? मेटल की वैलेंसी हो सकती है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो सकता है. यही हो सकता है ना? Yes, sir. yes, sir. E क्या हो जाएगा? E will be equal to equivalent. E will be equal to, बोलो, इक्विवेलेंट मास नहीं, मोलर मास ना. E तो Yes. खुद ही इक्विवेलेंट मास है. तो E is equal to what? E is equal to molar mass upon what? N factor. Upon valency of metal हो सकता है. और क्या हो सकता है? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. यही हो सकता है ना? Yes, sir. Number of moles of electron transferred or number of moles of electron transferred हो सकता है. और number of moles of electron transferred हो सकता है. यही हो सकता है ना? E is molar mass upon valency of metal और number of moles of electron transferred हो सकता है. ठीक है, तो W is equal to क्या लिख सकते हैं हम लोग? E को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? Molar mass. मोलर मास से रिप्लेस कर सकते हैं. राइट ना? अपॉन वैलेंसी. वैलेंसी को सपोज मैं ईटा मान लूं या कुछ करूं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? मोलर मास. मोलर मास अपॉन क्या हो गया? मोलर मास. एंड सपोज दिस इज व्हाट? वैलेंसी. और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट? ट्रांसफर्ड. आई बात समझ? Yes, sir. यस. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 96500 हो जाएगा. आई बात समझ? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, No, क्या है? वेट है. और ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया. दिस इज वेट एंड दिस इज व्हाट? Molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट. तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या मिलता है? मोल्स मिलते हैं ना? Yes, sir. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या मिलता है? मोल मिलता है. चलो, तो इतना समझा अभी? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? इज इक्वल टू 1 अपॉन वैलेंसी इनटू Q अपॉन 96500 हो गया. हो गया ना? Yes, sir. यस. तो यहाँ पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया बेटा? मोल हो गया. Moles. तो मोल ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड. मोल ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड. मोल ऑफ substance. Mole of substance deposited.
मोल ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, ये क्या हो गया 1 अपॉन वैलेंसी, है ना, 1 अपॉन वैलेंसी इनटू Q अपॉन 96500, यही है ना। Yes, sir. अपॉन 96500 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, Yes, sir. मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट 1 अपॉन वैलेंसी इनटू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस, Yes, sir. Yes, sir. ये समझा या नहीं समझा आपको? ये तो सिंपल था कि वेट इज इक्वल टू ZQ, Z का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 कूलम। इक्विवेलेंट मास क्या हो सकता है बताओ, मोलर मास अपॉन वैलेंसी ऑफ मेटल और नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन Transfer. ओके। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड को मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं किससे लिख रहा हूँ, इसको थीटा से लिख रहा हूँ, ठीक है ओके। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर से देखो इस चीज को, मोलर मास इज व्हाट M और वैलेंसी क्या हो गया ये ईटा, दिस इज Q अपॉन 96500 हो गया। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा बताओ, Number of substance deposited, and this will be equal to what, 1 upon valency into Q upon 96,500, 96,500. Q upon 96,500 क्या है, this is moles of electron ना, Yes, sir. yes, चलो डन। Done, sir. जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इन सब चीजों का तुरंत फायदा मिलेगा, अंडरस्टूड? Yes, sir. यस, रब करें इसको। Yes, sir. चलो अब इस तरह से अपना ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ये वाला पार्ट का मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोगों ने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस किया और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस कर लिया, है ना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने बताओ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोड्स पे किस सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा, कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, है ना, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, कब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, कब पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, कब पीएच में चेंज आएगा, कब पीएच बढ़ेगा घटेगा, ये सारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में सीखा ना। Yes, sir. और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या सीखा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू तो कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा, Deposition of. राइट ना। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना, कि जिसको आउटर कोट बनाना हो उसको क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे, और जो इनर साइड में होगा वो कहाँ पे होगा, कैथोड, Cathode. है ना। यस, तो अगर हमें कैथोड के डायमेंशंस पता है, अगर हमें कैथोड के डायमेंशंस पता है कि कैथोड का लेंथ इतना है, कैथोड का ब्रेड्थ इतना है और कैथोड का डेप्थ कितना है, मतलब कि उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सब हमें पता है, राइट ना। Yes, sir. तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराने से उसके ऊपर कोटेड लेयर का थिकनेस क्या होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. So we can calculate the thickness of the coated layer, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, थिकनेस ऑफ, बोलो, Coated layer. थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। तो ऐसे मानो कि लेट द डायमेंशन ऑफ द मेटल सीट, कहां पर, कैथोड पे, Cathode. the dimension of the metal sheet on cathode is how much, a सेंटीमीटर बाय b सेंटीमीटर, मतलब लेंथ a सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितना है, b सेंटीमीटर, 3 centimeters. राइट। और थिकनेस ऑफ द कोटेड लेयर कितना हो जाए, c सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। Yes, sir. जो कोटेड लेयर है उसका थिकनेस कितना हो गया, बोलो, c सेंटीमीटर हो गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोटेड लेयर, ABC. what will be the ABC. volume of the coated layer, it will be a into b into c सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा,
Yes, sir. A सेंटीमीटर इज लेंथ, B सेंटीमीटर इज ब्रेड्थ, और कोटेड लेयर का थिकनेस हो गया अपना C सेंटीमीटर। तो कोटेड लेयर का वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ द कोटेड लेयर इज हाउ मच? A into B into C सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना? Yes, sir. अच्छा, तो मास अभी वॉल्यूम मिल गया, तो मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगी ना? Yes, sir. Mass deposited will be equal to what? A into B into C into density of the substance coated. Density of the substance what? Coated. अब Coated. suppose हमने गोल्ड की कोटिंग की कॉपर के ऊपर, तो हम लोग डेंसिटी किसकी लेंगे? गोल्ड की लेंगे ना? गोल्ड की। Yes, sir. तो A into B into C into density of gold क्या हो जाएगा? Mass of gold deposited मिल गया ना? यस सर। Yes, sir. एंड मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? बताओ, ZQ के बराबर हो जाएगा, बराबर? Yes, मास sir. ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड किसके बराबर? ZQ के ZQ. बराबर। Z किसके बराबर? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 कूलम के बराबर, और Q किसके बराबर? IT के बराबर। अब क्वेश्चन में तुम्हें करंट दिया हुआ है तो IT यूज कर लो, सीधा चार्ज दिया हुआ है तो Q यूज कर लो। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes. तो लिखो, let the thickness of the metal sheet to be coated. Let the thickness of the metal sheet, yeah, let the dimension of the metal sheet to be coated. Let the dimension of the metal sheet to be coated is, let the dimension of the metal sheet to be coated. Let the dimension of the metal sheet to be coated is A centimeter by, bolo, B centimeter. B centimeter. This is the dimension of the metal sheet to be coated. चलो, thickness of the metal, thickness of what? Thickness Metal of the sheet. coated layer, है ना? Yes, thickness of the coated layer. Thickness of the coated layer is equal to how much? C centimeter. Centimeter. Thickness of the coated layer is how much? C centimeter, है ना? Okay, तो thus volume of the coated layer कितना हो जाएगा? Yes. A into B A into into B C. into C. Thus volume of the coated layer कितना हो जाएगा? A into B into C सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes. तो ये वॉल्यूम ऑफ द कोटेड लेयर मिल गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस, या मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस, या मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस, मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस क्या हो जाएगा? बताओ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा ना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या मिलेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मिल जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। तो मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस क्या हो जाएगा? इट विल बी वॉल्यूम ऑफ कोटेड लेयर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड Density. बाय डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी किसकी लोगे? जिसकी कोटिंग करोगे। मैंने बोला कॉपर के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी लोगे? Silver. सिल्वर की डेंसिटी लोगे। आर यू गेटिंग दिस? तो ये हमें क्या मिल गया बताओ? दिस इज A into B into C into D, ये ग्राम मिल गया ना? डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो गया? मास हो गया ना? Yes, sir. आई बात समझ? Yes, sir. यस। चलो इसको रब करो। Yes, sir. यस सर। समझा या नहीं समझा? Yes, sir. समझा। चलो तो अब आगे करते हैं। तो अब हमें मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड मिल गया ना? अब मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड हम लोगों ने सीखा था कि क्या होता है? W, और W इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो, ZQ होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो गया? A into B into C into D ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया? ZQ हो गया। इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ? E upon 96500
इंटू क्यू हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया E अपॉन 96500 इंटू IT हो गया। ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें फिट करा जाए, राइट? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर से हम लोग D निकाल सकते हैं ना, Yes, sir. D तो डेंसिटी था, यहाँ से हम लोग C निकाल सकते हैं ना। C was what? The thickness of the coated layer, यही था ना। Yes. A उसका लेंथ था, B ब्रेड था, D डेंसिटी था और C क्या था? थिकनेस ऑफ द कोटेड लेयर था। हमें A, B और D पता है तो वी कैन कैलकुलेट C ना। Yes, sir. अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो। Done, sir. यस। चलो, कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा उलझाया जाता है ना, करंट इफिशिएंसी के टर्म्स में, है ना। मतलब कि एम मीटर जो करंट एक्चुअली में रीड कर रहा है, आ रही है बात समझ, वो कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स की वजह से गलत रीडिंग कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? एम मीटर करंट जो रीड कर रहा है वो कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स की Yes. वजह से क्या कर रहा है? गलत करंट रीड कर रहा है। तो वहां Yes. पर करंट इफिशिएंसी का टर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपको क्वेश्चन में, राइट ना। करंट इफिशिएंसी क्या होगा बताओ? एक्चुअल करंट अपॉन एम मीटर करंट इनटू 100। और आप लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो एम मीटर करंट से नहीं करोगे, किससे करोगे? एक्चुअल करंट से करोगे। आई बात समझ? मतलब ये कि तुम्हें करंट इफिशिएंसी दे दी गई और एम मीटर की रीडिंग बता दी गई, लेकिन जो एम मीटर की रीडिंग है वो एक्चुअल करंट नहीं फ्लो हो रहा है। आ रही है बात समझ? Yes, sir. अगर क्वेश्चन में तुम्हें करंट इफिशिएंसी भी दिया गया और एम मीटर की रीडिंग भी दी गई, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो एम मीटर की रीडिंग है वो ट्रू करंट नहीं बता रही है, वो फॉल्स करंट बता रही है। क्योंकि करंट इफिशिएंसी क्या होता है बताओ? एक्चुअल करंट अपॉन एम मीटर करंट, एक्चुअल करंट अपॉन एम मीटर करंट। तो अगर करंट इफिशिएंसी दी गई है तो यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल करंट ना। Yes, sir. अब Yes, जितना sir. भी कैलकुलेशन करोगे वो एम मीटर के करंट से नहीं करोगे, कौन से करंट से करोगे? Actual एक्चुअल current. करंट से करोगे। आई बात समझ? Yes, sir. यस। तो Yes, नेक्स्ट sir. इट इज करंट इफिशिएंसी, नेक्स्ट इट इज करंट इफिशिएंसी, करंट इफिशिएंसी, ठीक है। लिखो समटाइम्स एम मीटर शोज फॉल्स करंट ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट या जो भी फॉल्ट है। समटाइम्स एम मीटर शोज फॉल्स करंट ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट। समटाइम्स एम मीटर शोज फॉल्स करंट ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक है। तो करंट इफिशिएंसी अच्छे से समझना, परसेंटेज करंट इफिशिएंसी, परसेंटेज करंट इफिशिएंसी क्या बोला बताओ? परसेंटेज करंट इफिशिएंसी क्या बताया? एक्चुअल करंट अपॉन एमीटर करंट इनटू 100। एक्चुअल करंट अपॉन एमीटर करंट, एक्चुअल करंट अपॉन एमीटर करंट इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब तुम्हें क्वेश्चन में परसेंटेज करंट एफिशिएंसी दिया हुआ है और एम मीटर की रीडिंग बताई गई है। इसका सिंपल सा मतलब समझ जाना कि एम मीटर की जो रीडिंग है वो फॉल्स करंट reading. बता रही है ना। यस। तो यहाँ Yes, पर से आप क्या कैलकुलेट करोगे? पहले एक्चुअल करंट कैलकुलेट करोगे। ये दोनों दिया हुआ होगा तो क्या कैलकुलेट करोगे? एक्चुअल करंट कैलकुलेट करोगे। और आगे का कैलकुलेशन जो आप Q इज इक्वल टू IT के लिए करते हो उसमें आप एक्चुअल करंट का यूज करोगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, Yes, sir. sir. यस। तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पूरा सीखा, इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी सीखा और इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी सीखा। नेक्स्ट जो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir.
तो मैं sir. उसके फर्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, उनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कौन कौन से की टर्म्स हमें समझने हैं, जैसे कि हमें रेजिस्टेंस समझना है, हमें कंडक्टेंस समझना है, हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझना है। आर यू गेटिंग दिस? हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी समझना है, हमें मोलर कंडक्टेंस समझना है, हमें मोलर कंडक्टिविटी समझना है। तो 6 की टर्म्स हमें समझने हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कितने टर्म्स हो गए? 6। 6. अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, अगर हम सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, बोलो, Dilute. और उसमें हम और वाटर ऐड कर रहे हैं, राइट ना, तो कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा, कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगा, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगा। आर यू गेटिंग दिस? फिर उसके बाद में हम इस चीज का थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करेंगे कि अगर डाइल्यूशन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी या फिर उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेगा। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर हम लोग डिबाई हुकल लॉन्सेगर इक्वेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, कुछ ग्राफिकल एनालिसिस भी यहाँ पे होगी, और इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है दैट इज अबाउट कोलरोशियस लॉ, राइट ना। इसके साथ ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का पार्ट खत्म हो जाएगा, which will require I hope 3 to 4 lectures each of 1 hour। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर काम करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट डिस्कस करना है उसका मैंने आपको एक बेसिक लेआउट दे दिया, ठीक है। आपके स्कूल्स में ये चैप्टर खत्म हो चुका है? No, sir. तो No, sir. अच्छा है ना, आप लोग का खत्म हो जाएगा एकदम, आप लोग डोमिनेटिंग पोजीशन में रहोगे, नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो रिवीजन हो जाएगा उसके बाद। क्या हुआ? सर स्कूल में जब होगा तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। स्कूल में चालू होगा तब तक तो बॉन्ड बना देंगे आपको, जेई नीट सबके क्वेश्चंस आप लोग करने लायक हो जाओगे तब तक, है ना। स्कूल में क्या चल रहा था अभी? Sir, solutions. सेकंड चैप्टर। अच्छा, यस सर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया खत्म? Yes, sir. ये भी स्टार्ट हुआ। अच्छा, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया खत्म? Yes, sir. एक मिनट बेटा,